इसका जो एम है हमारी व्याख्यान माला का, आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय पद्धति घोषित करना। जैसा कि हम सबको विदित है कि कल गांधी जयंती का शुभ अवसर है, तो मैं व्याख्यान माला की आज की शुरुआत गांधी जी के 2 मोटिवेशनल कोट से करना चाहूंगी, जो कि हमारे आयुर्वेद के प्रति बिल्कुल सटीक बैठते हैं। गांधी जी ने कहा कि पहले वे तुम्हें नकारेंगे, फिर वे तुम पर हंसेंगे, फिर वे तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। तो मुझे लगता है हम लड़ने वाली स्थिति पर तो आ गए हैं, अब बस जीतना ही शेष है। तो ताकत आपकी जो शारीरिक शक्ति से नहीं आती, लेकिन यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं या जो बाद में भी इसे यूट्यूब या फेसबुक ऑनलाइन के थ्रू देखते हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट्स में वो इच्छा शक्ति जागृत करने के एक प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो आयुर्वेद को इसी तरीके से ऊपर बढ़ाते जाएं और एक दिन इसे राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हम घोषित कर सकें। इस अनवरत व्याख्यान माला के चलते आज का जो व्याख्यान है वो डॉक्टर रश्मि मुथा की तरफ से है। डॉक्टर रश्मि का अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी जोधपुर से है, पोस्ट ग्रेजुएशन इनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ही है, जिसमें इनका थीसिस टॉपिक रहा तमक श्वास। अभी परसुइंग पीएचडी चल रहा है ऑन हाइपोथायराइडिज्म, और एट प्रेजेंट बॉस डॉक्टर रश्मि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में ही असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। बॉस का लगभग 9 आर्टिकल्स हैं इन डिफरेंट जर्नल्स, और बहुत सारे इन्होंने सीएमई में पार्टिसिपेशन रहा है। और रही बात क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बॉस के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। क्लिनिकली बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं बॉस, और किसी भी रोग का निदान परिवर्जन मुझे लगता है इनकी स्पेशलिटी है। और आज उसी क्रम में मुझे लगता है हमें बॉस से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो ओवर टू यू डॉक्टर रश्मि। थैंक यू दीक्षा। पीपीटी शेयर करते हैं पहले। जी बॉस। विजिबल है? जी जी बॉस। आदरणीय हेतल मैम और बलदेव सर की आज्ञा से, डॉक्टर भुवनेश सर की आज्ञा से मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वैसे हम जब आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट और या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, लेकिन ये एक डिजीज है जो इन दिनों आजकल बहुत पेशेंट इसके हमें मिलने लग गए हैं और इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हमें अभी भी नहीं है। इसीलिए अभी एक बार इस डिजीज का ओवरव्यू की डिजीज क्या है, हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है मॉडर्न में, और फिर उसके बाद में आयुर्वेदिक अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, हम कैसे इसका मैनेजमेंट करें, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्लिनिकल, जो मैंने केस डील किए हैं और उनके बारे में कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो साथ में शेयर करूंगी मैं यहाँ पे। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दूसरा नाम मेरी स्ट्रम्प-बेल डिजीज भी बोलते हैं या बेकथ्यू डिजीज भी बोलते हैं इसको। आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि हम इस डिजीज को कैसे डायग्नोज करें, क्लिनिकल फीचर प्रेजेंटेशन क्या होता है, डायग्नोज कैसे करना है, रेडियोग्राफी में हमें क्या सिम्टम मिलेंगे और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो जब हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि हमें यह जानना होगा कि स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज क्या होता है। स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज मींस होता है, स्पॉन्डिलो मींस होती है वर्टिब्रा और आर्थोपैथीज होता है मतलब हमारा जो वर्टिब्रल जॉइन है या स्पाइन जो है उसकी जो भी डिजीज है, इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसी के अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी हम स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज में इंक्लूड करते हैं। मतलब स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज एक ब्रॉड ग्रुप, मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके अंदर कई सारे डिजीज को इंक्लूड किया गया है और मेनली इसमें स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है और जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली हमारा स्पाइन का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज ग्रुप में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिटर सिंड्रोम, सोराइटिक आर्थराइटिस, ऐसे रिएक्टिव आर्थराइटिस, इस टाइप से कुछ 6 to 7 डिजीज हैं जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बिल्कुल डिफरेंट है और इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। सबसे पहले एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसका मीनिंग क्या है?
तो एंकाइलोस मीन्स होता है जॉइंट होना या फ्यूजन होना, आपस में जुड़ना। और स्पॉन्डिलो मैंने वर्ड यूज किया है वर्टिब्रा के लिए, मतलब जहां भी स्पॉन्डिलो वर्ड आता है उसका मीन्स होता है वर्टिब्रा। दीक्षा बहुत स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है ना? तो जी जी जी। स्पॉन्डिलो मीन्स होता है वर्टिब्रा। तो ऐसी डिजीज जिसमें आपकी वर्टिब्रा या आपका स्पाइन जो है धीरे धीरे फ्यूज होना शुरू हो जाता है, और आइटिस मतलब है इन्फ्लामेशन के कारण। तो इन्फ्लामेशन के कारण जब आपकी वर्टिब्रा जो आपका पूरा स्पाइन है वो धीरे धीरे फ्यूज होना शुरू होता है, तो उस डिजीज का नाम रखा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। वैसे इसमें इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें इम्यूनिटी का रोल इतना जरूर प्रूफ हो चुका है कि आपका इम्यून सिस्टम जरूर एक्टिवेट होता है इसके अंदर। और इसका कोज अभी तक अननोन है कि किस कोज की वजह से होता है। कुछ एग्रीवेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जरूर बताए हुए हैं, जैसे कि जो गट में हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें से क्लेप्सिला जो बैक्टीरिया है उसके भी अगर इन्फेक्शन हमें होता है तो वो भी एक इसमें रिस्क फैक्टर के रूप में इसका कारण बताया गया है। और प्राइमरी इसमें जो अफेक्ट होता है वो हमारा स्पाइन होता है, यानी एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा पेरिफेरल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे आईज, हार्ट, इनका भी, किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मोस्टली मेन बात है कि एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है और उसका कोज अभी तक पता नहीं है, और मेनली इसमें स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक पिक्चर है जिसमें ये 6th सेंचुरी का एक स्पाइन का यहाँ पिक बताया हुआ है। इसमें ये पूरा जो वर्टिब्रास है आपस में फ्यूज हो गया है। तो इससे ये शो होता है कि ये डिजीज कोई मतलब अभी के टाइम में होने वाली डिजीज नहीं है, ये पहले भी होती थी, लेकिन इसकी डायग्नोसिस शायद पहले हो नहीं पाती थी, या अभी भी हमें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। तो लेकिन ये डिजीज बहुत सालों पहले से समाज में है। इसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थोपैथीज भी बोलते हैं। सीरो नेगेटिव मीन्स है जिसमें आरए फैक्टर नेगेटिव मिलता है। आप पेशेंट का आरए फैक्टर चेक करवाएंगे और उसमें वो आपको नेगेटिव मिलेगा, इसीलिए इसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थोपैथीज बोलते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिलता है, फैमिली में 2 3 4 मेंबर भी कई बार मिल जाते हैं जिसमें फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री आपको मतलब मिलती है इसके अंदर। और मेनली जैसा मैंने बताया स्पाइन और सेक्रोइलियक जॉइंट, ये दो में मोस्टली अफेक्टेड चीजें हैं जो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। फिर धीरे धीरे क्या इसमें कंप्लीट स्पाइन का फ्यूजन हो जाता है, स्पाइन बिल्कुल रिजिड हो जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है और एकदम फ्यूज हो जाता है स्पाइन। एपिडेमियोलॉजी 0.1% टू 0.8% तक पीपुल इसके अफेक्टेड होते हैं। अभी जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहा है, हमारी डाइटरी हैबिट चेंज हो रही है, इस डिजीज का प्रेवलेंस इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये टिपिकली होती है यंग एडल्ट्स के अंदर, इसीलिए इस डिजीज के हम जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस बना लेंगे और परफेक्ट डायग्नोसिस हमारी होगी, हम पेशेंट को उतने ही कॉम्प्लिकेशन से बहुत जल्दी बचा लेंगे और उसकी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाएंगे। अदरवाइज अगर हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और उसको हम डायग्नोस बहुत लेट होता है, तो इतने सारे उसके कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट को फिर बहुत मतलब बेकार लाइफ उसको जीनी पड़ेगी। इसीलिए इसकी हमें डायग्नोसिस बहुत अच्छे से बनाना होता है स्टार्टिंग में ही। और दूसरी बात की ये 20 to 30 डिकेड्स में होती है, मतलब 20 से 30 साल या 40 इयर्स तक, और मेनली 20 to 30 डिकेड्स में ये बहुत कॉमन है। मेल में ज्यादा मिलती है फीमेल्स की तुलना में, 3:1 का रेशियो होता है, मेल में ज्यादा कॉमन है। इसका कोज अभी तक जैसा मैंने पहले बोला अभी अननोन है, अभी तक कोज का पता नहीं चला है। इम्यून सिस्टम इसमें अफेक्टेड होता है हमारा, और इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो अभी चलती हैं, जैसे कि एक तो बैक्टीरिया का रोल है, जो गट बैक्टीरिया है वो इस डिजीज को प्रेसिपिटेट करने में भूमिका निभाते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया मैंने जैसे बताया आपको क्लेप्सिला का इन्फेक्शन। उसी तरह एक जीन होता है हमारी बॉडी में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अगर ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 27, वैसे नॉर्मली ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस जो होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। HLA-B27 क्या है? HLA मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं, जीन का कॉम्प्लेक्स है। वो जीन क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के लिए मतलब एनकोडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो प्रोटीन हमारी WBC की मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। वो प्रोटीन, उन प्रोटीन का काम होता है जब भी सेल के अंदर कोई भारी तत्व जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंटर करता है, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि ये कोई बाहर से कोई चीज आई है, मतलब ये फॉरेन बॉडी है। और फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बाद में वो सेल हमारी किल कर दी जाती है।
लेकिन HLA-B27 HLA की बहुत टाइप है, A, B, C, ऐसे बहुत सारे मतलब जीन्स होती हैं जो डिफरेंट प्रोटीन बनाती है। HLA-B27 भी एक तरह का प्रोटीन बनाता है ना, उसे HLA-B27 प्रोटीन भी बोलते हैं, जीन को भी HLA-B27 बोलते हैं और प्रोटीन का नाम भी HLA-B27 होता है। ये नॉर्मली सब में नहीं मिलता है, लेकिन जिन लोगों में ये HLA-B27 जीन होता है और इसके कारण HLA-B27 प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो लोग मोर ससेप्टेबल होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक बार थोड़ा सा पैथोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं। इसमें मैंने जैसे बोला HLA-B27 90% लोगों में हमें HLA-B27 टेस्ट कराने पे पॉजिटिव मिलता है, और इसमें पॉसिबल एंट्रिक बैक्टीरिया का भी रोल हो सकता है, जेनेटिक डिजीज है ना, इससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, मोस्टली लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस वगैरह एक्टिवेट होती है, इम्यून सिस्टम फिर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, और मोस्टली इन्फ्लामेशन की साइट होती है हमारी जो हमारे लिगामेंट्स या टेंडन होते हैं जो कि स्पाइन से अटैच होते हैं, वो जॉइंट मोस्टली अफेक्टेड साइट होते हैं इसमें। जैसे जैसे ये इन्फ्लामेटरी मार्कर सिक्रीट होते हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, साइटोकाइनिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब हमारे जॉइंट पे जाके अटैच होते हैं और वहां पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। जब ये एक्सियल जॉइंट मतलब कि हमारे स्पाइन या सेक्रोइलियक जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम पर को इन्फ्लेम्ड करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट को एक सिम्टम आता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे या तो ग्लूटियल रीजन में पेन होता है और या फिर उसको लो बैक एक रहना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हम सबको भी लो बैक एक कभी ना कभी होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को 3 महीने से ज्यादा लो बैक एक की हिस्ट्री है और उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस पेशेंट को मिल रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो एक बार जरूर हमें रूल आउट कर लेना चाहिए कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड साइड है वो हमारा स्पाइन है, और स्पाइन में फिर क्या होता है कि लो बैक वहां पे इन्फ्लामेशन शुरू होता है और लो बैक एक स्टार्ट होता है, डल पेन होता है और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में सेकंड जो है, ये वहां पे क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन शुरू होता है तो वहां की बोन नेक्रोस होना शुरू होती है, और जितनी इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है उसकी वजह से वहां इन्फ्लामेशन होता है और हमारी बोन नेक्रोज होना शुरू होती है। नेक्रोज होने के बाद वहां पे इरोजन बनना शुरू होते हैं, मतलब वो बोन डैमेज होना शुरू होती है। फिर वहां पे ओस्टियोक्लास्ट जो हमारी बोन को डिस्ट्रॉय करती है सेल्स, और फिर उसके बाद में ओस्टियोब्लास्ट जो न्यू बोन फॉर्मेशन करती है, वो सेल वहां एग्रीगेट होती है और नई बोन फॉर्मेशन करती है, मतलब उसी बोन के ऊपर नया बोन या टिश्यूज वापस से न्यू रीजनरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी मैं आपको आगे फाइंडिंग बता दूंगी एक बार। मतलब उसके बाद में पेरिफेरल जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इवन जहां पे हमारे लिगामेंट और टेंडन बोन की साइड पे जहां जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, वो एरिया बहुत प्रोन होता है इस इन्फ्लामेशन के लिए। अगर एंथेसिस मीन्स होता है जहां पे बोन के साथ में लिगामेंट और टेंडन जुड़ते हैं, वो पॉइंट कहलाता है हमारा एंथेसिस, और वहां पे इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एंथेसाइटिस। पेरिफेरल जॉइंट में जब इन्फ्लामेशन होता है तो आर्थराइटिस डेवलप होता है, स्पाइन में जब इन्फ्लामेशन होता है तो स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो मोस्टली आपके स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, वहां पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिससे बोन का नेक्रोसिस होना और न्यू बोन फॉर्मेशन होना वापस से स्टार्ट होता है, और न्यू बोन फॉर्मेशन होने के बाद में बहुत सारे स्पाइन में चेंजेस मिलते हैं, वो सारे अभी हम आगे देखेंगे। तो मेनली ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं ना, मतलब नॉर्मली जो फीचर्स हैं, मैंने पहले बोला कि आपको सबसे पहला जो स्टार्टिंग फीचर मिलेगा या तो आपको लो बैक एक पेन होगा या हिप जॉइंट में आपको पेन स्टार्ट होगा वहां पे। धीरे धीरे उसमें पेशेंट को शिकायत होगी कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत स्टिफनेस होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, स्टिफनेस 2 से 3 घंटे बाद ठीक होती है, लेकिन ये आरए से बिल्कुल डिफरेंट है। इस आरए में कभी भी, मतलब आरए में स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन उसमें होल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मोस्टली आरए में हमारे सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि इसमें होल स्पाइन का और स्पेशली थोरेसिक स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये आरए से बिल्कुल अलग डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। इसमें जॉइंट के साथ साथ हमारे कई सारे अदर ऑर्गन्स भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी मिलते हैं। जैसे अगर आईज में भी इम्यून एक्टिविटी इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, और आईज में इन्फ्लामेशन के कारण यूवीआइटिस हमें देखने को मिलेगा। आईज में जैसे हम धूप में जाएंगे तो फोटोफोबिया या फिर कुछ कंकर चुभ रहा है, आंखों में दर्द होगा, रेडनेस होगी, लेक्रीमेशन, पानी आएगा, तो एंटीरियर यूवीआइटिस क्रिएट होता है। इसी तरह अगर जीआईटी ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन हुआ तो आगे चल के इसमें आपको हमें क्रोन्स डिजीज भी मिल सकती है या अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैनिफेस्टेशन भी मिल सकता है पेशेंट को साथ में। अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगा तो ओटिक इनसफिशिएंसी, एवी बंडल ब्लॉक, एवी ओटाइटिस वगैरह इस तरह का वहां पे इन्फ्लामेशन होकर हार्ट वाल्व की कोई डिजीज हो सकती है। अगर
किडनी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो किडनी में रीनल एमाइलोडोसिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, किडनी में इन्फ्लामेशन वगैरह होके आगे सीकेटी में भी कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी हमें मिल सकते हैं जैसे कोडाइक्विना सिंड्रोम, रेडिकुलोपैथी इस टाइप का, या ब्लेडर में भी इन्वॉल्वमेंट, ब्लेडर और रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट होकर ब्लेडर और बावल इनकॉन्टिनेंस भी आगे चल के हमें मिल सकता है। इवन अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो लंग्स में फाइब्रोसिस, है ना, इस टाइप का फीचर हमें वहां पे मिल सकता है एपिकल फाइब्रोसिस का। मतलब जैसा कि आयुर्वेद में बोला है कि दोष तो पूरे शरीर में होते हैं ना, अब दोष जब बढ़ते हैं तो उन्हें जहां ख वैकुंठ मिलेगा, जहां पे उन्हें विकृति मिलेगी, वो वहीं जाके रुक के स्थान संशय करके और व्याधि की उत्पत्ति करेंगे। तो इसी तरह इस बीमारी में दोष तो हमारे मेनली इकट्ठे हो ही गए हैं, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है। अब वो जिस ऑर्गन को, जिसमें ख वैकुंठ होगा, जहाँ पे मोर उसके लिए वो ससेप्टिबल होगी डिजीज के लिए, वहां जाके वो अपने अपने सिम्टम दिखाएंगे। तो इसमें आइस का, जीआईटी ट्रैक्ट, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आते हैं। यहाँ तक एक ब्रीफ नॉलेज हो गया कि पैथोजेनेसिस क्या होती है ना, लेकिन अब हमें मेन काम है कि हम कितना जल्दी पेशेंट की डायग्नोसिस बना पाते हैं और क्लिनिकली कितना अच्छे से हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं HLA-B27 या एक्सरे, एमआरआई, तो अर्ली स्टेज में इतने चेंजेस हमें मिलते नहीं है और हमारी डायग्नोसिस डिले हो जाती है, और पेशेंट, उसके कारण पेशेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट, मतलब कॉम्प्लिकेशन उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लिनिकल बेसिस पे हम इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएं, तो हमें कुछ साइन सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बहुत कॉमन सिम्टम पेशेंट को हो रहेगा कि पेशेंट को लो बैकिक पेन और गर्दन में दर्द हो सकता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ना शुरू होगा। नॉर्मली लो बैकिक हमें होता है तो 3-4 दिनों में या 5 दिनों में हम कुछ ट्रीटमेंट लेंगे और सबसाइड हो जाता है, लेकिन इसमें ये पेन मोर देन 3 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है। डिजीज का नेचर प्रोग्रेसिव है। अक्सर रात के टाइम पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट शिकायत करेगा कि मैं करवट लेने में भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेन की इंटेंसिटी सीवियर होती जाएगी धीरे धीरे, और 3 महीने से ज्यादा लो बैकिक की हिस्ट्री होगी। इसके साथ में पेरा स्पाइनल मसल स्पाज्म, मतलब आसपास की जो स्पाइन की मसल होगी वो उनमें भी स्पाज्म हो जाएगा। मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी मोर देन 2 आवर्स, 3 आवर्स, मतलब ये इस बात पे डिपेंड करेगा इन्फ्लामेशन कितना है, डिजीज की सीवियरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिफनेस मिलेगी। इसके अलावा डिमिनिश रेंज ऑफ मोशन ऑफ द स्पाइन। हम जब पेशेंट का स्पाइन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल बेंडिंग, लेटरल रोटेशन, ये सारी मूवमेंट करके पेशेंट का स्पाइन एग्जामिनेशन करते हैं। इन पेशेंट्स में क्या होता है कि उसकी स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाती है, मतलब जब उसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अदर जो टेस्ट हम करते हैं तो वो अच्छे से उसको कर नहीं पाता है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है वहां पे। इसके अलावा इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट पेन नहीं मिलता है, इसमें असिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस, मतलब आपको कोई सिंगल जॉइंट, जैसे एक नी जॉइंट में पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, एक आपका फिंगर में जैसे मेटाटार्सल जॉइंट या फिर टार्सल जॉइंट, कहीं पे भी आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है और जॉइंट पेन हो सकता है। तो जैसे हमें आरए में हम यूजुअली देखते हैं कि सिमेट्रिकल जॉइंट पेन होता है, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मोस्टली असिमेट्रिकल जॉइंट पेन हमें मिलेगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब जॉइंट्स के अलावा और क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, तो उसमें है पेशेंट को थकान रहने लग सकती है, धीरे धीरे पेशेंट को कमजोरी आना, फीवर सा बना रहना, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इसलिए इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट में फीवर हो सकता है, भूख कम लगना, वेट लॉस होना। और इसके अलावा एंथेसाइटिस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बोन का वो पार्ट जहाँ पे लिगामेंट और टेंडन अटैच होते हैं उसे हम एंथेसिस बोलते हैं, और अगर वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी साइट वही होती है, अगर इन्फ्लामेशन वहां स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं एंथेसाइटिस। इवन एक्लिस टेंडन में पेन हो सकता है, बहुत सारे टेंडन की साइटें वहां पे हमें पेन फील हो सकता है। डेक्टाइलाइटिस, मतलब जैसे एक सिंगल एक फिंगर में आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा, यहाँ जो ये थर्ड टो है, थर्ड टो में आपको इन्फ्लामेशन दिख रहा होगा, तो एक सिंगल फिंगर भी आपको, उसे सोसेज फिंगर भी बोलते हैं, इन्फ्लामेशन मिलेगा। आईज में भी यूवीआइटिस, कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, ऐसा कुछ भी मैनिफेस्टेशन हमें मिल सकता है, रेडनेस ऑफ द आई। कार्डियक मैनिफेस्टेशन मैंने आप बोला, ओटाइटिस, ओटा का इन्फ्लामेशन, ओटिक वाल्व की इनसफिशियंसी, कंडक्शन ब्लॉक, पेरिकार्डाइटिस। अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो लंग डिजीज में फाइब्रोसिस, एपिकल फाइब्रोसिस हो जाएगा, और धीरे धीरे पेशेंट को क्या होगा, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि जो रिब्स है वो स्पाइन से अटैच है, और स्पाइन और रिब्स का जो जॉइंट होता है वहां पे भी इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, पोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट पर भी, और पेशेंट को ब्रीथ करने में भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, वो अच्छे से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होगा। इसके अलावा क्यूटेनियस जैसे सोराइसिस भी साथ में हो सकता है, पेनलेस ओरल अल्सर मिल सकते हैं,
GIT का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो IBD आपको मिल सकती है। मतलब एक ही पेशेंट को आपको 2-3 तरह की डिजीज आपको साथ भी हो सकता है। मतलब पेशेंट में सोराइसिस भी है और साथ में एंकाइलोजिंग भी मिल रहा है। पेशेंट में IBD भी है, क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, प्लस आपको एंकाइलोजिंग भी साथ में मिल रहा है। रिएक्टिव आर्थराइटिस भी है, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस भी है। तो ये ऐसी डिजीज है जो दो अलग अलग डिजीज के साथ में भी प्रेजेंट कर सकती है। किडनी में भी मैंने बताया भी, जैसे कि रीनल एमाइलोडोसिस है ना, नेफ्रोपैथी, ये सब भी मिल सकता है, प्रोस्टेटाइटिस, रेडिकुलोपैथी। तो एक ऐसी डिजीज जिसमें आपका जॉइंट का तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन अदर सिस्टम का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और जितना हम इसको अर्ली फेज में डिटेक्ट करेंगे, उतना ही हम ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। पेशेंट जब जनरली जब पेशेंट जब IPD में OPD में आता है, तो अगर एडवांस डिजीज में है पेशेंट, अगर मतलब मान लीजिए एक्यूट ऑनसेट है या कुछ ही दिनों का है, एडवांस नहीं है, तब तो पेशेंट को पोस्चर देख के हम डायग्नोसिस नहीं बना पाते। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट की एडवांस कंडीशन है, तो पेशेंट का पोस्चर जो होता है ये इस टाइप का हो जाता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क पोस्चर बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क पोस्चर में एक तो काइफोटिक मिलेगा, मतलब आपका थोरेसिक में काइफोटिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, काइफोसिस मिलेगा आपको, गर्दन में फ्लेक्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक्सटेंशन मिलेगा। आगे पेशेंट आगे की साइड में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है, पेशेंट की गर्दन तो फ्लेक्स हो गई है, लेकिन वो अपने हेड को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है सामने देखने के लिए। तो ये कंपलसेटेड एक्सटेंशन आपको मिलेगा। नी जॉइंट का भी बेंड हो सकता है, हिप जॉइंट में भी आपको फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी मिलेगी और नी जॉइंट में भी फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी मिलेगी। पेशेंट जब चल के आता है तो धीरे धीरे थोड़े छोटे छोटे कदमों से आता है, और इसी तरीके से उसका पोस्चर होता है ना। उसका स्पाइन में बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं और काइफोटिक और लंबर लोडोटिक एब्सेंट हो जाता है, वहां पे काइफोसिस मिलता है हमें ज्यादा। इस पोस्चर को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क पोस्चर। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें क्या हिस्ट्री पेशेंट में मिले कि हमें उसमें सोचना चाहिए कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। सबसे पहले अचानक से पेशेंट को वो कमर में दर्द स्टार्ट होना, और वो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसके बाद में एज हमारी 40 से कम होना। अगर 20-30 डिग्रीज में कोई यंग पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है, तो यंग पेशेंट में जरूर आप सस्पेक्ट करें। अगर पेशेंट 3 महीने की हिस्ट्री लेके आ रहा है लो बैक एक की, तो उसको जरूर सस्पेक्ट करें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। इसके अलावा मॉर्निंग में कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, सिम्टम मॉर्निंग में एग्रीवेट हो जाते हैं, और सिम्टम जितनी पेशेंट एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, रनिंग करता है या एक्सरसाइज करता है, पेशेंट को उतना उससे आराम मिलता है। तो जब ये क्लिनिकल हिस्ट्री आपको पेशेंट में मिले, पेशेंट कई बार ऐसा शिकायत करते हैं कि जब वो 6 दिन जॉब पे जाते हैं तब तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब 7वें दिन संडे आता है, उस दिन वो रेस्ट करते हैं, दिन में सो गए है ना, और या फिर फिजिकल एक्टिविटी उस दिन कम हुई, तो अगले दिन उनका पेन बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो इसमें ये एक बहुत टिपिकल फीचर होता है कि रेस्ट करने पे पेशेंट की तकलीफ बढ़ेगी, और जब पेशेंट बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, हर चीज में एक्टिव रहेगा, तो उसके बाद उसको दर्द में आराम मिलेगा या स्टिफनेस उसकी कम हो जाएगी। प्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे जो 6 महीने की हिस्ट्री लेके आएंगे, कुछ आपके पास बहुत पुराने केसेस हो सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में पेशेंट आपके पास आने वाला है ना। मतलब ये एक बार एकदम एक्यूट ऑनसेट में भी आ सकता है, और पेशेंट एक क्रोनिक कंडीशन में आपके पास आ सकता है। और डिजीज इस टाइप की है कि इसमें बीच में रिमिशन भी हो सकता है, फिर रिग्रेशन, एग्रीवेशन, ये सब फेजेस चलती रहती है। मतलब कुछ टाइम बाद पेशेंट का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद बहुत फ्लेयर अप कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, रिमिशन रिग्रेशन होते रहेंगे, और थ्रू आउट लाइफ ये डिजीज आपको परेशान कर सकती है। और सीवियर जॉइंट पेन, बैक स्टिफनेस, लॉस ऑफ मोशन, डिफॉर्मिटीज, ये सब इसके मैनिफेस्टेशन होंगे आगे चल के। अब फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें पेशेंट को बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का सर्वाइकल जो स्पाइन का कर्वेचर है वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, जो कि नॉर्मली हमारा लोडोटिक कर्वेचर होता है, वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। लंबर लोडोसिस भी डिमिनिश लॉस हो जाएगा। लंबर में भी हमारा लोडोसिस होता है ना, लोडोसिस पोस्चर होता है, तो वो भी धीरे धीरे वहां पे स्पाइन जो होगा स्ट्रेट हो जाएगा। पेरा स्पाइनल मसल स्पाज्म होगी, डिक्रीज मोबिलिटी सिमेट्रिकली, मतलब जब पेशेंट को हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने को बोलेंगे तो वो डिक्रीज वो अच्छे से प्रॉपर उनको कर नहीं पाएगा। काइफोटिक पोस्चर हो जाएगा, चेस्ट आगे फ्लेट हो जाएगा। नॉर्मली हमारे चेस्ट में थोड़ी सी आगे बल्जिंग होती है ना, थोड़ा सा आगे फुला हुआ रहता है, लेकिन इस कंडीशन में धीरे धीरे चेस्ट में फ्लेटनिंग आ जाएगी। सेक्रोइलियक जॉइंट में पेन पेशेंट प्रेजेंट बताएगा। हिप में फ्लेक्शन और एडक्शन हो जाएगा, मतलब एडक्शन मतलब मींस सेंट्रल लाइन से हिप जॉइंट थोड़ा पास आ जाएगा, मतलब सेंट्रल से देखेंगे तो एडक्शन हो जाएगा। नी फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी आगे चल के हो जाएगी, और शोल्डर में भी इंटरनल रोटेशन और एडक्शन मिलेगा।
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जब हम ओपीडी या आईपीडी में देखते हैं तो कई सारे उसमें हम टेस्ट करवाते हैं। ये सभी टेस्ट अभी मैं यहाँ पॉसिबल तो नहीं है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनका हिंट दे देती हूँ कि क्या क्या हम टेस्ट करते हैं। ऑक्सीपुट टू वॉल डिस्टेंस, मतलब हमारे पीछे ऑक्सीपुट से पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा करते हैं और ऑक्सीपुट से और वॉल की डिस्टेंस मेजर करते हैं। नॉर्मली हमारे बीच में हमारी गर्दन और हमारे ऑक्सीपुट इसकी डिस्टेंस 0 होनी चाहिए, लेकिन अगर इसके बीच में डिस्टेंस आती है तो इसका मतलब सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी कम हो गई है, स्पाइन में फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ट्रेगस टू वॉल डिस्टेंस, ट्रेगस मतलब ये ईयर का जो पार्ट होता है ट्रेगस, यहाँ से वॉल की डिस्टेंस ली जाती है। अगर ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा आ रही है, नॉर्मली 6 सेंटीमीटर तक होती है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ट्रेगस टू वॉल डिस्टेंस टेस्ट आपका पॉजिटिव है। सर्वाइकल रोटेशन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल बेंडिंग, लेटरल रोटेशन, ये सब हम करवा के देखते हैं। उसके बाद में जैसे पेशेंट का स्टूप्ड पोस्चर हो जाएगा, मतलब पेशेंट आगे थोड़ा सा झुक जाएगा, तो नॉर्मली हमारा पोस्चर स्ट्रेट होता है ना, इस टाइप की लाइनिंग होती है। हमारी जो चिन है और चिन और फोरहेड के बीच में कोई एंगल नहीं होता वर्टिकल लाइन में, लेकिन इसमें जब पेशेंट स्टूप्ड पोस्चर में हो जाएगा तो एक एंगल बनना शुरू होगा यहाँ पे। इसके अलावा चेस्ट एक्सपेंशन, नॉर्मली हमारा जो फुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस मोर देन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे लेस देन डिफरेंस हो रहा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपके स्पाइन और आपकी जो वर्टिब्रा है, सॉरी स्पाइन और आपके जो रिब्स है वो जॉइंट भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो चेस्ट एक्सपेंशन, फुली चेस्ट एक्सपेंड पेशेंट नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती है। इसके अलावा लेटरल बेंडिंग करके देखेंगे पेरा स्पाइनल मसल स्पाज्म के लिए, कि कहीं स्पाइन की साइड में जो मसल्स है उसमें स्पाज्म तो नहीं है, तो उसके लिए पेरा स्पाइनल मसल स्पाज्म हम करके ये टेस्ट भी करके देखेंगे। एक स्पेशल टेस्ट होता है शोबर टेस्ट। शोबर टेस्ट मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इन सबकी चीज में, लेकिन हम ये डायग्नोसिस बनाने के लिए कि आपका सेक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व है या लंबर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए हम शोबर टेस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर फिंगर टू फ्लोर डिस्टेंस है, मतलब पेशेंट को आगे फ्लेक्शन करने को बोलते हैं और फिंगर्स के और फ्लोर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। इसके अलावा मिनेल टेस्ट, इसके अलावा मेनली मैंने बोला था कि कई बार पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा केवल सेक्रोइलियक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट लेके, कि पेशेंट को केवल सेक्रोइलियाइटिस से सेक्रम और इलियक रीजन में पेन है, तो उसके लिए फिर हम कई सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्लिनिकली। उसमें है गेंसलेन टेस्ट, पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट, फेबर टेस्ट, पंप हैंडल टेस्ट, ये सब क्लिनिकल टेस्ट हैं जो कि हम जब इस टेस्ट को करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को सेक्रोइलियाइटिस है। और अगर हमें फर्स्ट फाइंडिंग में इन टेस्ट को करने के बाद लग रहा है कि पेशेंट को सेक्रोइलियाइटिस है, तो उसे जरूर हमें रूल आउट कर लेना चाहिए कि पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है और HLA-B27 टेस्ट करवाना चाहिए। ये कुछ टेस्ट हैं जैसे ग्लेंसन टेस्ट, इसमें पेशेंट को सीधा सुपाइन लेटा के और फिर उसको एक्सटेंशन, एक हिप जॉइंट का हिप फ्लेक्शन करते हैं और दूसरी साइड में एक्सटेंशन करते हैं, प्रेशर डालते हैं। अगर दर्द होता है सेक्रोइलियक जॉइंट में तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसी तरह पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट है, पेट्रिक टेस्ट, फोर टेस्ट, इसको फोर साइन भी बोलते हैं, पंप हैंडल टेस्ट, ये कुछ और टेस्ट दिए हुए हैं, थाई थ्रस्ट, फेबर, ग्लेंसन, कंप्रेशन, डिस्ट्रक्शन। ये पांचों टेस्ट में से अगर हमारे 3 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, इनको करने के बाद अगर पेशेंट का पेन प्रोवोक होता है सेक्रोइलियक जॉइंट पे, तो इसका मतलब पेशेंट में सेक्रोइलियाइटिस है, तो वो कंफर्म हो जाता है। अब लैब टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट जो इसके लिए है एंकाइलोजिंग की डायग्नोसिस बनाने के लिए, वो है HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। 90% लोगों में जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस होते हैं उसमें 90% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। साथ में ESR और CRP एलिवेटेड मिल सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसलिए ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। माइल्ड एनीमिया मिल सकता है, सीरम IgA लेवल मिल सकता है बढ़ा हुआ क्योंकि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके अलावा एल्केलाइन फास्फेट और CPK का लेवल भी रेस्ट मिल सकता है। इस टेस्ट की मतलब इसमें खासियत है कि इसमें RA फैक्टर आपका पॉजिटिव नहीं मिलेगा और NA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो हम अदर ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कराते हैं वो भी नेगेटिव मिलेंगे। फिर कुछ लैब फाइंडिंग है, इमेजिंग है। इमेजेस के आधार पे अब हम सबसे पहले हम क्लिनिकल बेसिस पे पेशेंट की डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्लिनिकली क्या क्या साइन सिम्टम है। जब हमें पेशेंट में लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है और एज की तरफ पेशेंट जा रहा है तो हम लैब टेस्ट कराएंगे, उसमें मैंने ब्लड टेस्ट आपको बताया। उसके बाद भी हमें और कंफर्म करने के लिए एक्सरे, MRI, CT, स्किनटीग्राफी, ये सब टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम इमेजेस देखते हैं स्पाइन की तो मोस्टली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक तो सेक्रोइलियक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है फर्स्ट, और उसके बाद में मोस्टली जो अफेक्टेड जॉइंट होता है वो हमारा होता है थोरेसिक स्पाइन है। तो सेक्रोइलियाइटिस
सेक्रोइलियाटिस की डायग्नोसिस मोस्टली जो बनाई जाती है वो एमआरआई के बेसिस पे बनाई जाती है। एक्सरे में भी कुछ मतलब इतना क्लियर नहीं होता सेक्रोइलियाटिस के बारे में, लेकिन जो उसकी कंफर्म डायग्नोसिस होती है सेक्रोइलियाटिस की वो एमआरआई के बेसिस पे बनाते हैं। तो सेक्रोइलियाटिस में जब सेक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे बोन का नेक्रोसिस होना, स्क्लेरोसिस होना, जो उस जॉइंट में वाइडनिंग आना, और बाद में पूरा सेक्रोइलियक जॉइंट आपका फ्यूज हो जाता है। तो पेशेंट की जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से। स्पाइन में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्टिब्रा, दीक्षा ये शो हो रहा है कर्सर? हाँ हाँ, शो हो रहा है बॉस। हाँ, जैसे कि आप नॉर्मल वर्टिब्रा का ये शेप देख रहे हैं एक हमारा, लेकिन धीरे धीरे जब स्पाइन में डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होंगे तो आपको इरोजन मिलेंगे, मतलब ये पंच आउट लीजन भी बोलते हैं इनको। यहाँ से बोन नेक्रोज होना शुरू हो जाएगी, ये बोन में स्पाइन में हमें डिफॉर्मिटी दिखना शुरू हो गई है। तो स्पाइन में वर्टिब्रा स्क्वायर शेप में आ जाएगी। नॉर्मली वर्टिब्रा स्क्वायर शेप में नहीं होती है, लेकिन जब बोन आपकी डीजनरेशन होना शुरू होगा तो वर्टिब्रा भी स्क्वायर शेप में आना शुरू हो जाएंगी। लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन, जो हमारी बॉडी में एक एंटीरियर लिगामेंट होता है स्पाइन का और एक पोस्टीरियर लिगामेंट होता है। मतलब एंटीरियर लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट का वर्क क्या है कि जितनी भी वर्टिब्रास हैं उनको वो एक पोजीशन में रखती है, मतलब आपस में वो एक पोजीशन में बने रहे, उसके लिए आगे पीछे दो लिगामेंट होते हैं। धीरे धीरे इस डिजीज में क्या होता है कि जो ये पोस्टीरियर लिगामेंट है और आगे एंटीरियर लिगामेंट होता है, उस एंटीरियर लिगामेंट में भी कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है। और इसके अलावा सिंडेस्मोफाइट्स बनना शुरू होते हैं, स्पाइन जुड़ना, ये सब अभी मैं आगे पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। बेम्बू स्पाइन कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइन बेम्बू शेप का हो जाता है। और एमआरआई बहुत अच्छी इसके लिए डायग्नोसिस के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन टूल है हमारे पास। एमआरआई से सेक्रोइलियाटिस की और स्पाइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। सेक्रोइलियाटिस का मैंने जैसे बोला, सबसे पहले वो जॉइंट ब्लड होना शुरू होगा, उसमें फिर यहाँ पे इरोजन, ये इस टाइप की जैसे एक लाइन होनी चाहिए नॉर्मली यहाँ पे सेक्रोइलियक जॉइंट में, लेकिन ये इस टाइप से इरेगुलर सरफेस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वाइटनिंग होना शुरू हो जाएगी जिसको हम स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट में ये जो जॉइंट है डी नंबर पिक्चर में जो शो हो रहा है, ये स्पाइन पूरा फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है, मतलब ये वाला जो स्पाइन की पिक्चर है, ये इन्फ्लामेटरी मतलब एंकाइलोजिंग की पिक्चर हम दिखा रहे हैं। इसमें मैंने जैसे बोला था बोन डिस्ट्रक्ट होना शुरू होगी, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, बोन में इरोजन आने शुरू हो गए हैं। और ये हमारा लिगामेंट है आगे एंटीरियर, और यहाँ पे पीछे एक पोस्टीरियर लिगामेंट होता है। तो एंटीरियर लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें ऐसा ऐसा दिखने लगता है कि हमारी वर्टिब्रा दोनों फ्यूज होना शुरू हो गई है। नॉर्मली ओस्टियोफाइट्स जो बनते हैं हमारे, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट के चारों तरफ, साइनोवियल मेम्ब्रेन में अगर ओसिफिकेशन होता है तो ओस्टियोफाइट्स बनते हैं। लेकिन अगर लिगामेंट में अगर ओसिफिकेशन होता है तो सिंडेस्मोफाइट्स बनते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि ओस्टियोफाइट्स बनते हैं वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ओसिफिकेशन से बनते हैं, तो ये हमारा ओस्टियोफाइट्स है। लेकिन आपकी अगर लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हुआ है, ओसिफिकेशन शुरू हुआ है और जो नई ग्रोथ बनती है, तो इसमें ये जो नई ग्रोथ बन रही है, ये जो हमें दिख रहा है वर्टिकल ऊपर वर्टिकल, ये सिंडेस्मोफाइट कहलाता है। इधर से भी एक सिंडेस्मोफाइट बनता है ऊपर की वर्टिब्रा से और नीचे भी, और ये आपस में फ्यूज होके धीरे धीरे हमारा स्पाइन पूरा फ्यूज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली सारी वर्टिब्रास अलग अलग होती है और बीच में एक डिस्क होती है, कुशन होता है। धीरे धीरे पूरा स्पाइन एक पूरा बेम्बू की तरह, जैसे बांस होता है उसकी तरह पूरा स्पाइन फ्यूज होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी इमेज है जिसमें मैं बता सकती हूँ यहाँ पे जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं ये नॉर्मल एक डिस्क है, दो वर्टिब्रा ऊपर है, ये एंटीरियर लिगामेंट ब्लू कलर का, पोस्टीरियर लिगामेंट ब्लू कलर का। धीरे धीरे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रही है, रेड कलर में दिख रहा है। ये एपोफाइजियल जो हमारा फेसेट जॉइंट है, यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस से हमें पता चल रहा है। धीरे धीरे बोन में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से ये बोन का जुड़ना शुरू हो रहा है, सिंडेस्मोफाइट्स भी बन रहे हैं। और बीच में से भी जो हमारी डिस्क है, डिस्क में भी फाइब्रोसिस और ओसिफिकेशन होना शुरू होता है, वहां पे भी कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है। और डिस्क में भी डिस्क भी बोन के साथ में फ्यूज होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये पूरा स्पाइन फ्यूज हो जाता है। यहाँ आप एक वर्टिब्रा को दूसरी वर्टिब्रा से अलग नहीं कर पा रहे, मतलब दोनों वर्टिब्रा ऊपर से नीचे फ्यूज हो गई है। इधर भी यहाँ पे फ्यूजन शुरू हो गया है, जबकि यहाँ पे हम ये दोनों वर्टिब्रा को अलग क्लियर देख पा रहे हैं। ये वर्टिब्रा यहाँ है, ये नीचे है और बीच में डिस्क है, जबकि यहाँ पे ये सब आपस में फ्यूज हो गई है। इसके फ्यूज होने से हमारी स्पाइन की मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पेशेंट को झुकने, लेटने, लेने में सब चीजों में धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और सबसे ज्यादा पोस्चर उसका चेंज हो जाएगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क पोस्चर आपको बताया था। यहाँ पे इस इमेज में आप देखें कि ये जैसे दो वर्टिब्रा है और उसमें एंटीरियर सिंडेस्मोफाइट बन के आपस में फ्यूज होना शुरू हो रहे हैं।
जबकि नॉर्मली यहाँ पे बहुत अच्छा गैप है 2 वर्टिब्रा के बीच में, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ये 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहां पे फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। अब कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हम एक्सरे या जब हम एमआरआई कराते हैं तो वो सिम्टम क्या होते हैं जो हम फिजिकली पेशेंट में देखते हैं, है ना, मतलब सिम्टम होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, और साइन होते हैं जो कि हम पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग सिम्टम्स कहलाती है, ऑब्जेक्टिव फीलिंग साइन कहलाती है। तो जब हम पेशेंट के कई सारे एक्सरेज वगैरह या एमआरआई कराएंगे तो उसमें हमें कई सारे साइन मिलेंगे, उन साइंस को देख के भी हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। जैसे कि पहला साइन होता है पोस्टेज स्टैम्प साइन। पोस्टेज स्टैम्प साइन में क्या होता है कि ये जो हमारा ये सेक्रम है और हमारी ये इलियम है, ये सेक्रोइलियक जॉइंट है बीच में, बिल्कुल नॉर्मली इसमें एक हमें लाइन दिखती है ब्लैक कलर की लाइन, मतलब वो स्पेस होता है। तो अगर हम इसको इरेगुलर अगर हमें बॉर्डर दिखना शुरू हो गई है दोनों साइड से, जैसा कि इसमें हमें विजुलाइज हो रहा है बिल्कुल इरेगुलर, तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प आते हैं उसकी मार्किंग भी आप देखें, साइड वाली जो लाइनिंग है ये इरेगुलर है बिल्कुल, है ना। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ये जो जब सेक्रोइलियाइटिस स्टार्ट होता है तो सेक्रोइलियक जॉइंट में जो ये मार्जिन है वो इरेगुलर होना शुरू होते हैं, तो इसको फर्स्ट हम बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प साइन। उसके बाद में जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में हमें एक रोमेनस लीजन मिलते हैं। नॉर्मली वर्टिब्रा में ये आपको एक एरो दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के, नॉर्मली हमारी वर्टिब्रा में इस टाइप का एक व्हाइट लीजन नहीं मिलते हैं। वर्टिब्रा थोड़ा ओपेक शेडो होती है, मतलब थोड़ा व्हाइट और ब्लैक कलर दोनों कलर मिलते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा ओपेक दिखने लग जाए हमें, मतलब थोड़ा सा व्हाइटनिंग यहाँ पे कॉर्नर में हमें दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे लिगामेंट या टेंडन का अटैचमेंट है बोन के साथ में और वहां पे इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है। तो हमें जब हम एक्सरे कराते हैं या एमआरआई करवाते हैं तो हमें एमआरआई में ये जो मतलब कॉर्नर होते हैं वर्टिब्रा के, वहां पे व्हाइटनिंग दिखना शुरू हो जाती है, और व्हाइटनिंग जो होती है वो ये शो करती है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये पॉइंट होता है जहाँ पे टेंडन और लिगामेंट फ्यूज होते हैं, इसे हम बोलते हैं रोमेनस लीजन। इसके अलावा एक होता है शाइनी कॉर्नर साइन। जब एक बार इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है कॉर्नर पे, उसके बाद वहां पे जैसा कि मैंने बताया कि डिजीज में क्या होता है, फिर वापस से ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है। पहले बोन नेक्रोज होती है, नेक्रोज होने के बाद वहां पे फिर से कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन होना शुरू होता है। जब इन्फ्लामेशन के बाद में वहां पे वापस ओसिफिकेशन होना शुरू होता है तो यहाँ पे बहुत ही शाइनी एक साइन मिलता है, इसको बोलते हैं कॉर्नर शाइन साइन। ये इस वर्टिब्रा पे में हमें एक कॉर्नर में एक शाइनी साइन दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। तो जब भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पैथोलॉजी होगी और वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन शुरू होगा, टेंडन और लिगामेंट्स इन्फ्लेम्ड होंगे, तो हमें वर्टिब्रा में लेटर ऑन ये प्रेजेंटेशन हमें दिखेगा कॉर्नर शाइन साइन। इसके बाद में एक साइन होता है डेगर साइन। डेगर साइन में ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस होता है। नॉर्मली ये ऐसे एक लाइन दिखती नहीं है, ये जो अभी एक बिल्कुल क्लियर ओपेक लाइन हमें दिख रही है, नॉर्मली हमारे स्पाइनस प्रोसेस जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, हर वर्टिब्रा के अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बिल्कुल एकदम फ्यूज दिख रहे हैं। सारा स्पाइनस प्रोसेस जो है हमें ऐसा लग रहा है पूरी एक लाइन जैसा दिख रहा है। इसका कारण है कि हमारे स्पाइनस प्रोसेस में 2 लिगामेंट होते हैं, एक तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट और एक एंटीरियर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। स्पाइनस प्रोसेस में भी सुप्रा स्पाइनस और इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट होते हैं। जब उन लिगामेंट में भी कैल्सिफिकेशन होता है तो जब हम एक्सरे करवाते हैं या हम एमआरआई कराते हैं तो ये हमें स्पाइनस प्रोसेस बहुत फ्यूज मिलेंगे, एकदम ऐसी एक लाइन दिखेगी। ये बहुत अर्ली केसेस में आपको नहीं दिखेगी, जब बहुत एडवांस केसेस या क्रोनिसिटी ज्यादा हो जाएगी पेशेंट में, और जब जॉइंट का ये सारी वर्टिब्रास जब फ्यूज दिखेंगी हमें, तो फिर हमें ये ड्रेगर साइन वहां पे मिलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं इस इमेजेस में सारी वर्टिब्रास फ्यूज हो गई है आपस में, ये पूरा व्हाइटनिंग हो गया है। नॉर्मली 2 वर्टिब्रा के बीच में एक शेडो हमें ब्लैक दिखती है, लेकिन ये पूरे स्पाइन में हमें व्हाइट शेडो दिख रही है, यहाँ पे ये स्पाइन फ्यूज हो गया है। डेगर एक ये शस्त्र होता है, इसी की तरह हमें एक लाइन दिखती है यहाँ पे पूरे स्पाइन में, इसीलिए इसको डेगर साइन बोला हुआ है। ये नेपाल में यूज होता है ये शस्त्र बहुत ज्यादा, तो इसकी लाइन की वजह से इसे डेगर साइन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है पूरे स्पाइन में, इवन सेक्रम तक ये लाइन आ रही है, तो सेक्रम तक इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसे डेगर साइन बोलते हैं। फिर एक है ट्रॉली ट्रैक साइन। तो ट्रॉली ट्रैक साइन में हमें क्या दिखेगा, बीच में स्पाइनस प्रोसेस जो हमारा उसके लिगामेंट पे कैल्सिफिकेशन हुआ है, और साइड में जो लेटरल हमारे जो वर्टिब्रास है, जब उसके लिगामेंट में भी कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है तो हमें 3 लाइन विजुलाइज होती है, एक मिड में एक स्पाइनस प्रोसेस की लाइन, 2 साइड में लेटरल लाइन दिखाई देती है। तो ये तीनों लाइंस को मिला के ट्रॉली ट्रैक, ट्रैक मतलब एक रास्ता जिसपे ट्रॉली को चलाते हैं, तो मतलब जैसे रेलगाड़ी जैसे किसी ट्रैक पे चलती, तो ऐसे 3 लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉली ट्रैक साइन। और यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, सारी ये ऊपर की एक वर्टिब्रा और नीचे की वर्टिब्रा ये सिंडेस्मोफाइट्स बन गए, मतलब फ्यूजन हो गया है।
है ना, ओसिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, कैल्सिफाइड हो गए यहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्यूज स्पाइन हो गया है। इसमें इस स्पाइन में बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं बची है, एकदम फ्यूज हो गया है। इस स्पाइन को हम बोलते हैं बेम्बू स्पाइन, मतलब ये बांस की तरह जो स्पाइन हो जाता है धीरे धीरे फ्यूज होके, तो इसे हम बोलते हैं बेम्बू स्पाइन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पोस्टेज स्टम्प साइन, फिर उसके बाद में था कि रोमेनस लीजन, फिर कॉर्नर शाइन साइन, फिर डेगर साइन, ट्रोलीटेक साइन, बेम्बू स्पाइन, इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे भी हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। नॉर्मली डेगर साइन में हमने बोला था कि बीच में एक लाइन दिखेगी आपको स्पाइनस प्रोसेस पर, और रेल ट्रैक साइन में क्या होता है, दो लाइनें साइड में होती है, मतलब अगर लिगामेंट में एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट में अगर कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो साइड में दो लाइन दिखेंगी, लेकिन अगर तीनों लाइन हमें साथ में एक साथ विजुलाइज हो रही है तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉली ट्रैक साइन। इसके बाद है एंडरसन लीजन। एंडरसन लीजन में होता क्या है कि जो हमारी वर्टिब्रा है तो उसमें साइड में तो हमने कॉर्नर साइन बताया, लेकिन अगर हमें वर्टिब्रा की मिड पार्ट में ऐसी व्हाइटनिंग अगर हमें दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क का और वर्टिब्रा का दोनों का इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है ना, अपर पार्ट में, और इसकी वजह से धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होकर ये पार्ट भी अब फ्यूज हो जाएगा। पहले लेटरल पार्ट फ्यूज हो रहा था, धीरे धीरे आगे चल के जब स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस हो जाएगा, डिस्काइटिस मींस डिस्क का भी इन्फ्लामेशन और वर्टिब्रा की अपर पार्ट का भी इन्फ्लामेशन शुरू होगा, तो उसमें हमें क्या होगा, यहाँ पे ये पार्ट भी फ्यूज हो जाएगा। इसे बोलते हैं एंडरसन साइन। ये जो आपको व्हाइट बीच में मार्किंग दिख रही होगी व्हाइट कलर का, इसका मतलब ये वर्टिब्रा में भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और यहाँ पे जो डिस्क है बीच में उसमें भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। यहाँ पे भी क्लियर है, जैसे बीच में यहाँ पे ये हमें एक शेडो दिख रही है, राउंड शेडो, तो ये एंडरसन साइन है। यहाँ पे और भी क्लियर है, ये व्हाइट कलर की एक शेडो दिख रही है वर्टिब्रा के अंदर, एंडरसन साइन इन्फ्लामेशन को शो कर रहा है, बोन मेरो में भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये बहुत क्लियर इमेज है बेम्बू स्पाइन की, पूरा स्पाइन फ्यूज हो गया है यहाँ पे। अब इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चलता है मॉडिफाइड न्यूयोर्क क्राइटेरिया, उसमें क्लिनिकल क्राइटेरिया में था कि जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कोई यंग पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे लो बैक पेन की हिस्ट्री है 3 मंथ से, पेन मेरा एक्सरसाइज से बढ़ रहा है, एक्सरसाइज से रिलीफ आ रहा है, और जब मैं रेस्ट करता हूँ तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पाइन की मूवमेंट कम हो गई है, अगर उसको हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन और प्लेन में हम मूवमेंट करने को बोलते हैं तो पेशेंट फुली मूवमेंट नहीं कर पाता, उसके साथ में चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस हो गया है पेशेंट का, और रेडियोलॉजिकल अगर हम देखें कि सेक्रोइलियाटिस पेशेंट में मिल रहा है, जो रेडियो सेक्रोइलियाटिस की भी ग्रेडिंग होती है, बहुत डिटेल में हो जाता है इसलिए मैंने ज्यादा भी यहाँ पे स्किप किया है इस पार्ट को। तो अगर सेक्रोइलियाटिस की ग्रेडिंग आपको मिल रही है, दोनों साइड सेक्रोइलियक जॉइंट में प्रॉब्लम है या एक साइड में, और ग्रेड अगर 3 to 4 या आ रही है आपके यूनिलेटरल में अगर 3-4 आ रही है, उसके अलावा तो ये क्राइटेरिया मतलब इसमें बहुत ज्यादा ये श्योर होता है कि पेशेंट को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ना, रेडियोग्राफिक फीचर्स के साथ में भी। और एक अभी जो बहुत अच्छा ये क्राइटेरिया एडवांस में चल रहा है, इसमें एस बोलते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस असेसमेंट स्टूक है ना, स्केल होता है, इसमें पेशेंट में 3 मंथ से ज्यादा लो बैक पेन की हिस्ट्री होना, एज 45 से कम होना, उसके साथ में अगर HLA-B27 पॉजिटिव आता है या फिर सेक्रोइलियाटिस मिलता है हमें एमआरआई या एक्सरे में, ये दोनों चीजों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब लो बैक के साथ तो लो बैक होना चाहिए और यंग एज का पेशेंट होना चाहिए, उसमें आपको या तो HLA-B27 पॉजिटिव आना चाहिए या फिर सेक्रोइलियाटिस पॉजिटिव आना चाहिए। इन दोनों के साथ में नीचे एक माइनर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, माइनर में 10 फीचर्स लिखे हुए हैं, अगर हमें सेक्रोइलियाटिस मिल रहा है तो उसके साथ में नीचे लिखे फीचर्स में से कोई भी एक फीचर, और अगर हमें HLA-B27 पॉजिटिव मिल रहा है तो नीचे लिखे 10 जो क्राइटेरिया के पॉइंट है, इनमें से कोई भी 2 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है तो एंकालोजिंग इसकी आपको डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। तो पहला होना चाहिए लो बैक पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, रेस्ट से बढ़ना, और पेशेंट की एज यंग एज में होना, उसके साथ में या तो सेक्रोइलियाटिस मिलना या फिर HLA-B27 मिलना, उसके साथ में ये 10 फीचर्स जो है, इन्फ्लामेटरी बैक पेन, मतलब इन्फ्लामेटरी बैक पेन में हमें पता चलेगा कि वहां पे पेन होगा, रूबर मतलब रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी वहां पे, है ना, टेम्परेचर वहां का रेज्ड होगा, तो इन्फ्लामेटरी बैक पेन हमें होना चाहिए वहां पे। उसके साथ में कोई भी मोनो आर्थराइटिस, ओलिगो आर्थराइटिस, सिंगल आर्थराइटिस, नी जॉइंट का पेन होना चाहिए, इन्फ्लामेशन होना चाहिए। एंथेसाइटिस मतलब टेंडन या लिगामेंट के पोर्शन पे भी इन्फ्लामेशन होना चाहिए, मोस्टली एक्लिस टेंडन में इन्फ्लामेशन मिलता है, हिल के पॉइंट पे तो हिल में भी पेन होना चाहिए, यूवीआइटिस मिल सकता है, आईज में रेडनेस वगैरह, फोटोफोबिया, डिक्टाइलाइटिस मिल सकता है,
सिंगल फिंगर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, साथ में सोराइसिस मिल सकता है पेशेंट को, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स मिल सकती है। पेशेंट नसेट्स को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा। जो इन्फ्लामेटरी हमारी नसेट्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, उसको ब्रूफेन वगैरह, उसको पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जब वो उसको लेगा। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्ट्री मिल सकती है, HLA-B27 की हिस्ट्री हो सकती है फैमिली में भी, या फिर एलिवेटेड CRP। अगर इन 10 फीचर्स में से एक या एक से ज्यादा फीचर्स हमें मिल रहे हैं, और या HLA-B27 पॉजिटिव मिल रहा है या फिर सेक्रोइलियाइटिस हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। डीडी बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सबसे कॉमन तो है डिस्क प्रोलेप्स के केसेस से हमें डीडी बनानी चाहिए। उसके अलावा ओस्टियोमाइलाइटिस, कोई मेलिग्नेंट डिसऑर्डर तो नहीं है, बोन की कोई बोन का कैंसर वगैरह, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया का कोई केस तो नहीं है, तो डीडी हमें बनानी पड़ेगी इसमें। उसके साथ में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं आगे। धीरे धीरे क्या होता है कि बोन में नेक्रोसिस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद में फ्रैक्चर के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं पेशेंट को। कहीं भी हल्की सी चोट लगने पे पेशेंट को स्पाइन में भी फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को डिप्रेशन होना, क्योंकि ये क्लिनिकली भी पेशेंट में क्या होता है कि पोस्चरल चेंज वगैरह आते हैं और पेशेंट अपनी एक्टिविटी पूरी तरीके से कर नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसमें डिप्रेशन होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, डिसेबिलिटी होती है। तो इन सब पे भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें फोकस करना पड़ेगा, इन सब को भी हम चेंज कैसे करें। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, पूरा स्पाइन फ्यूज हो जाएगा, एंकाइलोजिंग हो जाएगा, चेस्ट एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगी, लंग में फाइब्रोसिस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, रीनल कॉम्प्लिकेशन, गट की कॉम्प्लिकेशन, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन इस डिजीज के साथ में है। तो पेशेंट को उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे, मतलब हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता जाएगा जैसे जैसे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। मैनेजमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए हमें, क्योंकि साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हमें देनी पड़ेगी पेशेंट को। उसके अलावा जो डिफॉर्मिटी आ रही है उसके लिए भी हमें ऑर्थोपेडिक्स से कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी डिसिप्लिनरी हमें यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए रहेंगी। अभी तक इसका क्योर पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, और मतलब बस केवल वहाँ मॉडर्न में आपके पास केवल वहाँ पे नसेट्स है, बायोलॉजिकल एजेंट है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह, इसी टाइप की आप पेन किलर है, लेकिन पूरी तरह से इसको रिवर्स पैथोलॉजी करने का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो कंजर्वेटिव मेजरमेंट है, मतलब मेजर्स है, उसमें एक तो लाइफ स्टाइल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा स्मोकिंग से प्रेसिपिटेट होती है डिजीज, इसीलिए अगर पेशेंट में हिस्ट्री है कि वो स्मोकिंग करता है तो उसको तुरंत हमें स्मोकिंग सजेशन के लिए बोलना होगा। स्मोकिंग से डिजीज वर्स्ट होती है, और जितना हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उसे एंकरेज करना पड़ेगा। और मतलब जितना पेशेंट को ये समझाना होगा कि जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। कई बार क्या होता है कि हमें इस बीमारी के बारे में पता नहीं होता, या हमने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो जैसे हमारे पास लो बैक पेन के पेशेंट आते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करो, 1 महीने का बेड रेस्ट ले लो, आराम करो, इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। तो पेशेंट जितना ज्यादा रेस्ट करता जाता है, पेशेंट की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा सीवियर होती जाती है और बढ़ती जाती है। इस डिजीज का एक बहुत बड़ा रूल यही है कि इसमें हमें पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करना होगा, उसको एंकरेज करना होगा। दूसरी बात है, इसमें पेशेंट एक्सरसाइज करता रहे ताकि उसकी मोबिलिटी बनी रहे जॉइंट्स की। और डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए उसे हमें काउंसलिंग करना, उसको हौसला देना, ये सब काम हमें करने होंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि कई बार पेशेंट क्या होता है कि अर्निंग वगैरह सब बंद हो जाती है, पेशेंट इतना सीवियर पेन लेके आपके पास आता है, वो किसी काम को, खुद के पर्सनल जो डेली काम होते हैं वो भी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसे फैमिली सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत नीड होती है। इस ट्रीटमेंट में, मॉडर्न ट्रीटमेंट में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसमें नसेट्स है, ट्यूमर नेक्रोसिस इनहिबिटर, मतलब जैसा मैंने बोला बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह, ये सब इसमें DMRD, ये सब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और अगर बहुत ज्यादा एडवांस केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन है, तो कभी कभी ग्लूकोकोर्टिक इंजेक्शन का भी यूज करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन का भी। नॉर्मली स्टेरॉइड एंकाइलोजिंग का ट्रीटमेंट नहीं है स्टेरॉइड। इसके बाद कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पूरा स्पाइन फ्यूज हो गया, तो आगे चल के फ्रैक्चर के भी चांस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसमें सर्जरी का भी हमें ऑप्शन एक मतलब आगे हमें सहारा लेना पड़ सकता है। प्रोग्नोसिस, अगर बहुत यंग एज में हुआ है, पेशेंट को ढंग से डायग्नोस नहीं हुआ, पेशेंट बहुत टाइम लगा दिया हमने डायग्नोसिस सही बनाने में, तो डिजीज बहुत एडवांस स्टेज में चली जाएगी। यही एक बेसिक रूल है कि जितना जल्दी आप पेशेंट के सिम्टम को देख के उसके इन्वेस्टिगेट करा के जितना जल्दी आप डायग्नोसिस बनाएंगे, पेशेंट के रिकवर होने के चांस उतने ही ज्यादा है।
यंग एज में होना, पेरिफेरल आर्थराइटिस होना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का बहुत ज्यादा बड़ा होना और नसेट्स को रेस्पॉन्स नहीं करना, ये सब कुछ ऐसे मार्कर है जो प्रोग्नोसिस को बेड बताते हैं कि प्रोग्नोसिस बेड है। अगर पेशेंट के इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत बड़े हुए हैं, पेरिफेरल आर्थराइटिस भी है, यंग एज में हुआ है डिजीज, और उसके साथ में अगर वो नसेट्स को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट को सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं होती तो पेशेंट की कंडीशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। ये एक वीडियो है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखाती हूँ। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक केस है। वीडियो तो काफी बड़ा है, लेकिन इसको वीडियो को दिखा के मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये डिजीज अगर हम इसको सही टाइम पे डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम पेशेंट को यंग एज में डिजीज हो रही है तो पेशेंट का पूरी लाइफ उसकी खराब हो सकती है और वो बेड रिडन हो सकता है। दूसरा, उसे सपोर्ट की जरूरत होगी, किसी अपने काम खुद पर्सनल काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब जो आयुर्वेदिक व्यू में स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला एम, सबसे पहला जो हमारा एम होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। उस डिजीज को हमें समझना पड़ेगा आज के उसमें, है ना। और आयुर्वेद में कहीं पे भी इसका मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम दोष दुष्य और मतलब निदान देके हम ये जरूर असेस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस टाइम भी अगर हम देखें आईपीडी में, तो हमारे यहाँ पे 6 पेशेंट अभी एडमिट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, और उसमें कुछ बहुत एक्यूट फेज में है, कुछ बहुत क्रोनिक केसेस भी हैं और डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब दिक्कत की बात यह है कि ये डिजीज अभी इन दिनों बहुत ज्यादा, मतलब इसका एग्रीवेशन होने लगा, मतलब प्रिवलेंस ज्यादा हो गया है, इसीलिए भी हमें इस डिजीज को समझना अच्छे से होगा। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें सारी चीजें पेशेंट का, मतलब एक तो पहले उसकी मॉडर्न डायग्नोसिस उसका पूरा ढंग से बना लेनी चाहिए, उसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो सब आप पूरे करवा के और एक कंफर्म डायग्नोसिस बना लेनी चाहिए। उसके बाद में पेशेंट का निदान जरूर पूछना होगा हमें, क्योंकि पहले सबसे पहले लक्षण पूछेंगे। लक्षणों से हमें मोस्टली जो लक्षण हम पूछते हैं पेशेंट से, तो उसमें हमें कफ और वात प्रधान लक्षण मिलते हैं। और आयुर्वेद में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो डायग्नोसिस बनाते हैं वो अलग अलग इसको कोरिलेट करते हैं। कुछ लोग इसको आमवात से कोरिलेट करते हैं, कुछ लोगों को, जैसे बुक्स में भी मैंने पढ़ा, तो वात्रक से भी कोरिलेट करते हैं। कई लोग स्नायुगत वात, कफ आवृत वात, इवन कई जगह इसका जो क्लासिफिकेशन उन्होंने जो इसको किया हुआ है, अस्थि मज्जागत वात व्याधि से भी इसका कोरिलेशन किया हुआ है। लेकिन हम ये फिक्स नहीं कर सकते बिल्कुल कि एक पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो हमेशा एंकाइलोजिंग का केस वात व्याधि ही होगा या हमेशा आमवाती होगा या वातरक्ति है। हर बार पेशेंट में जो दोष है, जो दुष्य है, उसके निदान क्या रहे, उसके साइन सिम्टम को देख के, उसके लक्षणों को देख के हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोष कौन से हैं, दुष्य कौन से हैं, और पेशेंट किस में फॉल कर रहा है, मतलब आमवात में फॉल करता है या वातरक्त में या वात व्याधि में फॉल करता है। सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो है निदान क्या रहे पेशेंट के, क्यों ऐसा हुआ। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सब जगह यही मेंशन है कि ये यंग एज में होती है डिजीज और बहुत कॉमन है। अभी जब हम कुछ सालों से मैं इनके निदानों पे, मतलब हम पूछते हैं पेशेंट को, पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तो जो बहुत कॉमन निदान अभी जो मिल रहे हैं वो पूरा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के निदान हमें मिल रहे हैं। मतलब उसमें आहार विहार और मानसिक निदान तीनों को लेके मिल रहा है। जैसे एक केस में अभी पहले डिस्कस करना चाहूंगी। एक आईपीडी में एक केस एडमिट था कुछ टाइम पहले, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने गई थी वहां पे अपने। तो उस पेशेंट का मतलब 1-1.5 महीने से पूरे प्रोसीजर चल रहे थे, आमवात की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे पूरा मैनेज हो रहा था। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही था आमवात के लिए,
और मतलब उसको पेशेंट को रिस्पॉन्स आना चाहिए था, लेकिन पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसको बिल्कुल भी आराम नहीं है, दिन ब दिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। जब उसका पूरा लाइफ स्टाइल, उसकी डाइट हमने पूछा, तो पेशेंट जो था वो एक जिम ट्रेनर था, और जिम ट्रेनर का सुबह से वो जिम में ट्रेनिंग देता था, तो ट्रेनिंग उसका सुबह से ही शेड्यूल शुरू होता था 6 बजे से। मतलब वो खुद भी जिम में ट्रेनिंग, मतलब वो खुद भी जिम करता था और लोगों को ट्रेन भी करता था। तो वो सुबह से जैसे दूध दूध उसकी डाइट में, मतलब दिन भर का 2-3 लीटर दूध, दही बहुत ज्यादा, और नॉनवेज, जैसे शाम नॉनवेज की मात्रा बहुत ज्यादा होनी डाइट में, ड्रिंक वो करता। जब वो शाम को जिम करता, तो मतलब जैसे 3-3:30 बजे अगर उसने खाना खाया है, तो 4-4:30 बजे वो जिम में चला जाता। और जैसा हम लिखते भी कि स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वस्तथा, आम बात का एक बहुत बड़ा निदान है कि जैसे ही आपने स्निग्ध भोजन किया, या हमने कुछ स्निग्ध पदार्थ खाया, या पहले का जब हम पचा हुआ भोजन नहीं पचा नहीं और हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आम फॉर्मेशन होता है। और वही आम व्यायाम करने की वजह से व्यान वायु क्या करती है, उस आम को लेकर और हमारे संधियों तक चली जाती है, और संधिगत रोग हमें उत्पन्न होते हैं। तो उस पेशेंट में भी था कि वो 3-3:30 बजे अपना क्या करता था, पूरा खाना खाता, अच्छा हेवी डाइट, शेक वगैरह पीना और दही लेना साथ में, नॉनवेज वगैरह सब अच्छा खाता, और 4-4:30 बजे वो जिम में ट्रेनिंग के लिए चला जाता। और रात को भी जैसे फिर जिम से ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आधा की मतलब पाव भर नॉनवेज खा लेना, वहीं पे पनीर लेना, दूध पी लेना उसके ऊपर, फिर रात को 11 बजे घर जाता ड्रिंक वगैरह करके, और उसके बाद भी फिर खाना खा के और फिर दूध पी के पेशेंट सोता था। तो मतलब इतना ज्यादा अध्यशन, है ना, और अहितशन, और बिल्कुल मतलब आप ये बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं आपकी अग्नि कैसी है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आम फॉर्मेशन होता है और कफ दोष की विकृति। और कई लोगों में जो हिस्ट्री मिलती है वो अकाल भोजन की, जैसे मोस्टली क्या हो रहा है कि अभी जो आईपीडी में पेशेंट एडमिट है, अगर उनकी हिस्ट्री ले, तो हॉस्टल लाइफ में जब वो थे अपनी स्टडी में, एक इंजीनियर है, एक ने एमबी किया, तो उन्होंने इतना गलत दिनचर्या फॉलो किया, सुबह लेट उठना, रात को 2-2 बजे तक सोना, वहां पे मेस का भारी खाना, पूड़ी पूड़ी स्टेप से एक बार में ही भरपेट खा लेना, दिन में अगर मान लीजिए क्लासेस चल रही तो पूरे टाइम भूखे रहना, फिर जब एक बार खाते हैं तो भरपेट बहुत सारा खाना, फास्ट फूड बहुत ज्यादा होना, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सारी चीजें, रात को लेट नाइट खाना खाना। तो इतने सारे मतलब निदानों का तो ऐसा है कि आप जितना पूछो उतना कम है, मतलब। और कई बार तो इतना कठिन होता है निदान निकालना। जैसे मैं 2 एग्जांपल छोटे छोटे दूंगी, जैसे कि कल ही एक पेशेंट आई, एक अस्थमा की पेशेंट थी। तो वो पेशेंट 1 वीक पहले मुझे दिखाया था, और वो पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट लिखा, उसने कहा मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कफ विद स्पुटम, और पूरा मैंने उसको तमक श्वास का ट्रीटमेंट लिख के दिया। 1 सप्ताह बाद पेशेंट कल आई और बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं है, सेम प्रॉब्लम मेरे पास बनी हुई है, जबकि उसने डाइट वाइट सब फॉलो किया, समझ नहीं आया क्या हुआ। बाद में जब और पूछने लगे धीरे धीरे, तो पता चला कि वो पेशेंट को इतनी गर्मी लगती है कि वो दिन में 5 से 6 बार नहा रही है, और शीरा स्नान भी कर रही है साथ में। तो एक पेशेंट जो ऑलरेडी तमक श्वास का है, जिसको अस्थमा है, वो दिन में अगर 5 से 6 बार नहाएगा, तो शीत के कारण और सिरा स्नान और करेगा, तो उसको प्रतिशय और अस्थमा तो कभी ठीक ही नहीं होना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे निदान होते हैं कि कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आपको पेशेंट का पूरा आहारज, विहारज और मानसिक निदान ये बिल्कुल पूछने पड़ेंगे इन पेशेंट में। और अधिकतर जो हम यंग एज में होते हैं, तो हम ना तो डाइट का कुछ ध्यान रखते हैं, जब मन आया खाते हैं, जब मन आया बाहर का खाया, फास्ट फूड खाना, बहुत सारी मतलब बे टाइम खाना, रात को लेट जगना, ये सब हमारी आदतों में शामिल होता है। तो इसीलिए ये डिजीज, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजीज इसीलिए यंग लोगों में ज्यादा हो रही है, क्योंकि थोड़ा एज बढ़ने पर तो हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन रखने लगते हैं, डाइटरी चेंजेस हमारे में हो जाते हैं, लेकिन हम यंग एज में ये सब फॉलो नहीं करते। और वैसे भी आजकल की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, दिन रात हम लैपटॉप वगैरह इनके सामने बैठे रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कफ और आम बनने का कारण है ना। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करना है। तो मैं जैसे अपने पेशेंट को मैं कुछ मतलब जैसे आम बात का केस मान के अगर मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो इतने सारे मतलब उसको हम पथ्य और परहेज लिख के भेजते हैं वहां पे, कि आपको खाने में रोटी में क्या लेना है, दाल कौन सी लेनी है, सब्जियां कौन सी लेनी है, मसाले कौन से यूज करने हैं, अगर आप फल खाएंगे तो कौन से, दूध कैसा लेना है, घी कैसा, तेल कौन सा यूज करना है। अब उसके बाद विहार बताते हैं कि कितने समय उठना है, नहीं सोना है, पानी कितना पीना है। एक बहुत बड़ी आदत की पेशेंट, ये तो बहुत कॉमन आदत है कि लोग 1-1 2-2 लीटर सुबह उठ के पानी पीते हैं, और जबकि अति अम्बुपान बहुत सारी बीमारियों का कारण है। अति अम्बुपान मंदाग्नि का कारण होता है, और सुबह उठ के कफ के काल में और जब हम और जल पीते हैं, तो वो जल कफ के समधर्मी होने से अग्निमांदी क्रिएट करता है, और सभी बीमारियों का जड़ जो होता है वो अग्निमांदी है। अग्निमांद होने से आम दोष का फॉर्मेशन होता है ना, और सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो पेशेंट अधिकतर ऐसा होता है कि जिम में भी जब लोग जाते हैं, तो जिम में भी बोतल भर भर के वो बीच में एक्सरसाइज करते जाते हैं और पानी पीते जाते हैं, जबकि कुष्ठ चैप्टर में भी अगर आप देखेंगे तो कुष्ठ में भी लिखा है कि जब व्यायाम या अति धूप सेवन किया हो या अति पसीना हो, तो तुरंत हमें शीत अम्बु नहीं पीना चाहिए।
तो जिम में भी बार-बार हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बार-बार बीच-बीच में पानी पीते रहते हैं। तो ये सब ऐसे कारण होते हैं छोटे-छोटे जो आगे चल के हमारे दोषों को प्रकोपित करते हैं, रक्त दुष्टि करते हैं। इवन जैसे सप्ताह में उपवास करें, देर तक नहीं जागे, वेगों को धारण नहीं करें, ये सब भी हम उन्हें बताते हैं। इवन क्या-क्या नहीं करना, अपत्य क्या है, भारी खाने से बचिए, बासी खाना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कुछ कम्युनिटीज़ में वो एक टाइम खाना बनाते हैं रात के टाइम और उसी खाने को वो सुबह गरम करके और खाते हैं, मतलब खाना एक ही टाइम बनता है। जबकि शास्त्र में भी हमारे लिखा है कि हमें हमेशा उष्ण और ताज़ा खाना चाहिए और जबकि नॉन-वेज को भी वो ऐसा करते हैं कि रात में बनाया और सुबह उसको फ्रिज में रखा और सुबह गरम करके दोनों डाइट में वो नॉन-वेज खाते हैं। तो ये सब जो कारण है कहीं न कहीं आम दोष, अभिसंधन का कारण बनते हैं। बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाना, उसके साथ में दही मिला के दूध लेना उसके ऊपर से या उसी के साथ में हम फिर ड्रिंक भी कर रहे हैं। तो ये यंग लोग आजकल ऐसा ज़रूर करते हैं। तो ये दूध के साथ में शेक पीना मतलब अधिकतर जिम वाले लोग केले को दूध के साथ में मिला के खाते हैं। वो बहुत बड़ा अभिसंधि का कारण है। शुरू में तो उनको लगता है वेट गेन करने के लिए अच्छा है, लेकिन दूध के साथ में बहुत सारे फल वर्ज्य हैं और केला तो बहुत अभिसंधि कारक होता है। वो आम को क्रिएट करता है और वही कफ के काल में सुबह-सुबह जिम जाने से पहले दूध के साथ में केले खा लेंगे 4-5 इवन ऐसे पेशेंट भी होंगे जो आधा-आधा किलो की हिस्ट्री मिलेगी। एक एंकाइलोजिंग का केस था मेरे पास तो उसको पेशेंट को हिस्ट्री थी, उसे मीठा इतना और मीठे में रसगुल्ला इतना पसंद था कि वो एक बार में 80-80 रसगुल्ले खा जाता था। इवन जब मैं बता रही थी कि मैं उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने आईपीडी में गई, तो वो यहाँ भी उसको इतना शौक था कि वो यहाँ से निकल के बाहर दुकान पे 30 रसगुल्ले खा रहा था। और वही मतलब दिन में सोना, रात को दूध पी के सोना, तो इतना कफ ऑलरेडी उसको बन रहा था, उसको आराम नहीं हुआ, उसको हमने डाइट चार्ट बना के दिया, पूरा उसको पथ्य परहेज से रहने को बोला और 1 महीने बाद सेम ट्रीटमेंट से पेशेंट को 60% फायदा हो गया, जो उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था। तो मतलब मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये, मतलब हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं और सीख ही रहे हैं। लेकिन जो ये बात बुक में लिखी है कि निदान परिवर्जन ही चिकित्सा, मतलब ये अक्षरश सही है। आप अगर मतलब मैं अपनी अब प्रैक्टिकल में देखती हूँ मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि अगर आप पेशेंट के निदान को ढूँढ लेते हैं और अगर केवल आप सिंपल निदान परिवर्जन कर दें और उसको सही डाइट बता दें, तो भी पेशेंट को 50% रिलीफ आपकी डाइट से ही हो जाएगा और आपके पथ्य परहेज के उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सब चीज़ों को करने के लिए बहुत मतलब खुद में बहुत पेशेंस होना चाहिए और मन से करना चाहिए, है ना? मतलब इसमें मन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किसी को 1 घंटा, 2 घंटा इतनी आसानी से नहीं दे सकते। निदान निकालने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा, डेढ़ घंटा पेशेंट से पूरी बात करनी पड़ेगी और तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके आम बनाने के क्या निदान है। निदानों पे भी बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। इसके बाद आगे अब चिकित्सा पे आते हैं ना, तो चिकित्सा में जैसे मैंने बोला कि मोस्टली जो अभी हम पेशेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर अगर यंग पेशेंट मतलब एक्यूट ऑनसेट का केसेस है और ज़्यादातर पेशेंट में सिम्पटम है कि मुझे कमर में दर्द है, जॉइंट पेन है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। तो ये टिपिकल आम बात के फीचर होते हैं। तो इस टाइम पे सबसे पहले हमें उनको पेशेंट को पूरा डाइट मॉडिफिकेशन करवा के और पथ्य आहार-विहार सारा समझा के और सबसे पहले हमें लंघन प्लान करना चाहिए। लंघन में बिल्कुल आप उसे खाने के लिए जैसे मूँग की दाल दे दीजिए, बहुत हल्का खाना पतला-पतला दलिया की या फिर कुछ उपमा टाइप की ऐसी चीज़ें दीजिए या फिर पेशेंट को केवल मूँग की दाल पे रखें और गुनगुना पानी दें। पानी में भी आप सादित जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पंचकोल सादित जल हो गया, गुडुचि शुंठी सादित जल हो गया या फिर आप धनिया शुंठी सादित जल जो कि आम का पाचन करे। स्टार्टिंग में बहुत जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आम दोष का फॉर्मेशन हो रहा है, मंदाग्नि है और अगर हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ एक्सेस मात्रा में लिख देंगे तो वो जो अग्नि हमारे खाने को ही नहीं पचा पा रही तो वो दवाइयों को भी नहीं पचा पाएगी। औषध का भी पाचन ज़रूरी है। इसीलिए शुरू में बहुत ज़्यादा औषध देकर नहीं देके हमें केवल लंघन प्लान करना चाहिए और जब हम उसमें रुक्ष स्वेद हम प्लान कर सकते हैं। रुक्ष स्वेद करें, स्वेदन करें, पेशेंट को गर्म निवात स्थान में रखें और लंघन करवाएँ और बिल्कुल लाइट डाइट पे पेशेंट को रखें। जब हम कुछ दिन ऐसा करते हैं और इसमें कोई हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि किसी दिन को 3 दिन में ही किसी का सबके लिए फिक्स नहीं है कि 3 दिन करना है, 5 दिन करना है, 7 दिन करना है। हमें हर बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा पेशेंट को कि उसके आम के लक्षण नहीं है, उसको हल्कापन लग रहा है, शरीर में गुरुता नहीं है, मल प्रवृत्ति हो रही है, उद्गार शुद्धि हो रही है, अग्नि मतलब भूख बहुत अच्छे से लग रही है, शरीर में भारीपन नहीं है, आँखों में सूजन नहीं, कपोल पे सूजन नहीं है, तो पूरे आपको आम के लक्षण उसको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और जब उसमें हमें लगेगा कि अब इसको सम्यक लंघन हो चुका है, अग्नि अच्छी है, तब फिर उसे हम आगे आम बात के ट्रीटमेंट पे लेके जाएँगे। तो आम बात में जैसा कि हम कई तरह के काढ़े हो सकते हैं, रासना सप्तक, पुनर्नवाष्टक, रासना दशमूल, दशमूल क्वाथ, एरंड एरंड क्वाथ, गिलोय शुंठी क्वाथ, ऐसे बहुत सारी रेंज है।
वो सब बुक में मिल जाएगा। मेरा मतलब यहाँ पे केवल उसको पढ़ाना नहीं है, मैं बस आपको एक हिंट बता रही हूँ कि हमें आमवात का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो लिखा है लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानी कटुनी च विरेचनम इसमें पानश्च बस्ती आम मारुते। तो शुरू में पेशेंट को आप बोलेगा आपके पास कि मुझे बहुत स्टिफनेस होती है, इसका मतलब आम और कफ दोष ज्यादा है। वहां पे हमें तिक्त कटु रस का प्रयोग करना है, पंचकोल वगैरह वहां पे यूज करना है, संजीवनी आप यूज कर सकते हैं, विष प्रयोग कर सकते हैं, विष योगों का कुचला वगैरह इस टाइप के योग दे सकते हैं। आगे चल के जब हम बहुत टाइम तक लंगन फॉलो करते हैं, पेशेंट को पूरी डाइट पे रखते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है, सॉरी, इसमें जब हम आमवात में ट्रीटमेंट करते हैं तो वेतरण और क्षार बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, और रुक्ष स्वेद साथ में दे सकते हैं। लेकिन जब बाद में जब पूरा आम पाचन हो जाता है, पेशेंट बहुत डाइट फॉलो करने लग जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वहां पे हमें वात प्रधान लक्षण मिलते हैं ना, मतलब वहां पे अब जकड़न इतनी नहीं होती, पेशेंट जकड़ाहट नहीं बोलता, लेकिन पेशेंट बोलता है कि मुझे दर्द बहुत ज्यादा है। जब पेशेंट को ऐसा बोले कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, तब फिर हमें वात व्याधि में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है, या अस्थि मज्जागत वात का जो ट्रीटमेंट दिया है, सर्वांग स्नेहन, आभ्यंतर स्नेहन, वो हमें वहां पे फॉलो करना है। क्योंकि जब अस्थि मज्जागत वात कन्वर्ट होता है, मतलब अस्थि मज्जा में जब वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पे बहुत सततम रुक और बल का क्षय, मांस का क्षय होना, निद्रा का नाश होना, निद्रा नाश, ये सारे सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट करता है। वहां पे स्टिफनेस बहुत कॉमन सिम्टम नहीं होता, आम के लक्षण लगभग सबसाइड हो जाते हैं, वहां पे वेदना प्रधान लक्षण होगा। तो वेदना जब प्रधान होती है वहां पे, तब हमें उसको पेशेंट को, जैसे मैंने कई मेरे टीचर्स को मैंने करते हुए देखा है कि षष्टिशाली पिंड स्वेद तब अप्लाई करते हैं, और वहां पे मुस्तकादिराज या अपना बस्ती या फिर अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आप अनुवासन, मुस्तकादिराज या अपना बस्ती या मांस बस्तियों का प्रयोग करेंगे आम की कंडीशन में, तो पेशेंट की कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी, और उसको फीवर वगैरह होगा, इन्फ्लामेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपको लगता है कि प्योरली अब बात है, और उसका इंडिकेशन बल का कॉन्स्टिपेशन होना, निद्रा का नाश होना, हाथ पैरों में बहुत दर्द होना, बहुत ज्यादा वेदना होना, पेशेंट का कृष्णा होना, मांस का क्षय होना, ऐसे बहुत सारे हमें सिम्टम मिलेंगे जो वात की वृद्धि के हमें लक्षण हमें मिलेंगे वहां पे। तो वहां पे फिर हमें ये जो घृत तेल वाली या फिर मांस रस, मज्जा बस्ती, ये सब हमें प्लान करना है, और स्निग्ध स्वेदन करना है, जैसे कि हमें पत्रपिंड कर सकते हैं वहां पे, या फिर हम वहां पे षष्टिशाली पिंड स्वेद कर सकते हैं। इवन जब आम की कंडीशन होती है तो तक्र धारा, या फिर जैसे मैं पंचकर्म में मैंने टीचर्स को देखा है करते हुए, वहां पे गोमूत्र की धारा भी करते हैं, वो गोमूत्र गर्म करके उससे पेशेंट को परिषेक स्नान करते हैं, और पेशेंट के उससे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो आप तक्र धारा, तेल धारा, ये सब हमें किस कंडीशन में करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, युक्ति लगानी पड़ेगी कि कब आम की कंडीशन है, कब कब कफ की कंडीशन है, और कब प्योरली वात की कंडीशन है, और उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डे बाय डे चेंज होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हम अनुवासन स्टार्ट कर देते हैं और उसको पत्रपिंड करवाते हैं, और उसके बाद पेशेंट की स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जकड़न बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन वो होती है कि इसका मतलब अभी आम का पूरा पाचन नहीं हुआ है, कफ दोष अभी भी है, तो फिर वापस से हम उसको चेंज करके वहां पे रुक्ष स्वेद या लंघन पाचन ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट चलेगा वो व्यस्तात् ट्रीटमेंट चलेगा, मतलब कभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कब वात बढ़ रहा है तो वात का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर आपको बढ़ रहा है कि कफ बढ़ रहा है तो कफ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपको बीच बीच में बार बार ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। और पेशेंट को भी ये एडवाइस, मतलब उसको समझा देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपको तेल मालिश से दर्द बढ़ रहा है, स्टिफनेस बढ़ रही है, तो आप मत करवाएं। अगर आपको रुक्ष स्वेद से आराम आ रहा है तो आप वो ले, उस टाइम पे वो ले, मतलब पेशेंट को भी, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, इसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। इवन एक पेशेंट था अभी, एक 18 साल का लड़का था, उसको एंकाइलोजिंग डायग्नोस हुआ, और वो मेरे पास जब आया था पूरा स्टिफनेस में, बेकनेस, मतलब बेक में स्टिफनेस थी, बहुत फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी आ गई थी। इवन उसको जो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी नहीं, लेकिन पेशेंट सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था क्योंकि उसको स्पाइन में प्रॉब्लम थी, और 1 साल की हिस्ट्री थी, नी जॉइंट में पेन था, मतलब पेरिफेरल जो आर्थराइटिस था वो भी उस पेशेंट में डेवलप था। मॉडर्न ट्रीटमेंट वो कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसको आराम नहीं आ रहा था। पेशेंट का जब हिस्ट्री हमने ली तो पेशेंट क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन था, और वो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में मतलब नेशनल एथलीट था। और उसका भी क्या रूटीन था कि वो दिन में जैसे 1-2 बजे खाना खाता था, और शाम को फिर वो 4 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो अधिकतर, मतलब आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों में जो जॉइंट पेन होता है वो अधिकतर उनमें खाना खाने के बाद जब वो तुरंत व्यायाम करते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड इनटेक होता है, या दही या मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज हाई प्रोटीन वाली जो चीजें हैं, जो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होने वाली चीजें, उन सबको जब वो लेते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम, आपको जरूर आम फॉर्मेशन होता है, और आम का फिर गुरु अभिसंधि गुण और वो सब मिलके और डिजीज की संप्राप्ति क्रिएट करता है। और इसके अलावा मतलब जब हम उसको फिर मतलब पहले आम का पाचन, कफ शामक चिकित्सा, बीच में हमें व्यस्तात् करके वात की चिकित्सा। इवन कई बार आपको देखेंगे आप पेशेंट को कि एंकाइलोजिंग के पेशेंट आपके पास आएंगे, उनको सोराइसिस मिलेगा, स्किन का भी मैनिफेस्टेशन होगा,
और इवन वहां पे आपको फिंगर्स में रेडनेस दिखेगी, बहुत ज्यादा टच करने पे बहुत पेन होगा, तो वहां कहीं ना कहीं रक्त दोष की भी दृष्टि होगी। तो फिर हम वहां पे रक्त मोक्षण या विरेचन भी प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू की रक्त दृष्टि है तो उसके लिए विरेचन, रक्त मोक्षण, ये ट्रीटमेंट भी हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से अग्निकर्म भी कर सकते हैं। अग्निकर्म का भी दर्द को खत्म करने में या स्पाइन की मोबिलिटी के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है वो रोल प्ले करेगा वहां पे। और इवन जब सर्वाइकल बहुत ज्यादा फिक्स मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो वहां पे नस्य कर्म का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर वहां आम के लक्षण नहीं है और स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब वात का प्रकोप हो रहा है, तो हम कोई भी नस्य भी वहां पे अणु तेल, शीरबला तेल, इस टाइप के नस्य प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। तो मेनली जो मेरा एम मेन है, एक तो एम हमारा होना क्या चाहिए कि हमें पहले तो इस डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, और हमें हमारी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि हम कब किसको ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, किसको फर्दर अदर ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, तो उसको सही टाइम पे वहां पे भेजना, नहीं तो हम उसके साथ में उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सबसे पहले आम बात का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो आम बात का फॉलो करें। अगर आपको कफ दोष बढ़ा है तो कफ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करें। वात दोष बढ़ा हुआ लगता है तो वात के लिए दीजिए। बस्ती वगैरह उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें। बाह्य से स्नेहन स्वेदन का भी स्नेहन करना है, उपशय अनुक्षय करके करें कि अगर मान लीजिए स्नेहन करने से बढ़ रहा है तो रोक दें, रुक्ष स्वेद करें, रुक्ष स्वेद से बढ़ता है तो स्नेहन करें, मतलब व्यवसाय चिकित्सा इसमें अप्लाई करनी है और युक्ति का प्रयोग करें। और निदानों को जरूर परिवर्जन करें, वो मेन फोकस होना चाहिए हमारा, निदान परिवर्जन चिकित्सा करने में। और पूरा पथ्य पथ्य पेशेंट को समझाएं, एक्सरसाइज के लिए उसको एडवाइस करें और फिजिकल एक्टिव रहने के लिए और उसको मेंटली सपोर्ट करें पेशेंट का। जितना पेशेंट स्ट्रेस में जाएगा आम दोष उतना ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा डिजीज बढ़ेगी। पेशेंट जितना हेल्दी रहे, मतलब हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, उतना ज्यादा जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है या कोई भी डिजीज होती है वो उतना बढ़ती है। इसीलिए पेशेंट का खुश रहना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। आपने डेफिनेटली ये जो डिजीज है इसको बहुत थॉरोली कवर किया, इससे इंट्रोडक्शन कराया, उसका पूरा मॉडर्न रिव्यू बहुत अच्छे से दिया, तो आयुर्वेद को रिलेशन और मेडिसिन ट्रीटमेंट एस्पेक्ट उसका। क्वेरी अभी तक तो कोई चैट बॉक्स में नहीं है, अगर किसी को क्वेरी कोई है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। बॉस ने बहुत ही एक बारीकी से पॉइंट कवर अप किए और बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच रश्मि बॉस। अब मैं बॉस के आशीर्वचन के लिए मैं डॉक्टर अजय साहू सर को इनवाइट करती हूँ, जो कि काय चिकित्सा डिपार्टमेंट से ही हैं। डॉक्टर अजय सर। थैंक यू दीक्षा। मैंने भी आज ज्वाइन किया। रश्मि का ये बहुत बढ़िया लेक्चर था, बहुत इसमें थोरोली और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्टों को, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ही बहुत वास्ट चीज़ों को इसने कवर किया और आयुर्वेद के भी चिकित्सा सिद्धांतों का बहुत अच्छा समावेश किया इसने। तो वो एक बधाई की पात्र हैं और धन्यवाद की पात्र हैं। साथ ही आए हुए हमारे सभी, मैं बलदेव सर का, गीता गर्ग मैडम हमारी नॉन है, हितल दवे मैडम, उन सबको नमस्कार करता हूँ। सारे लोगों का जो उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आशा है कि ये सभी के लिए लाभदायक होगा और आगे चल के इस चिकित्सा सिद्धांतों को अपना के हम चिकित्सा फील्ड में नए नए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। कि रश्मि जी वैसे भी अवेलेबल हैं हमारे बीच में, तो उनको जो भी क्वेरी होगी हम बाद में उनसे और क्लियर होने की कोशिश करेंगे। जब ऐसे आप जब क्लिनिकल इसमें फील्ड में जब फाइंडिंग्स देखते हैं, जब करते हैं, तब और नए नए आपके पास चैलेंज आते जाते हैं। तो वो चैलेंजेस को इन सारे सिद्धांतों के ऊपर कसौटी पे कसते हुए और फिर बाद में इन एक्सपर्टाइज को प्रयोग करते हुए सभी लोग सफल हों। और ये इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए बलदेव सर और हेतल मैडम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और रश्मि जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। गीता मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरे पास डॉक्टर रश्मि, आप जो मैटर था बहुत ही ज्यादा था और मेरे को धारण करने की कम थी, यानी बहुत मैटर आपने थोड़े टाइम में बता दिया, उसको एकदम से हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से लग रहा है दोबारा से फिर जाएंगे और फिर लेंगे एक बार। तो मैडम ने बहुत सभी एस्पेक्ट को कवर किया मैडम, इसलिए थोड़ा इतने सारी चीज़ों को कवर किया है। क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन से लेके सारी चीज़ों को ही उसने कवर किया। लोकोमोटर सिस्टम का एग्जामिनेशन वगैरह भी था काफ़ी हद तक, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो हम सेशन समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि। कल्याण मंत्र के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शांति शांति शांति।